वो कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें हेलो एल्केन हेलो एरीन, ठीक है ना। अपनी अपनी बुक खोल के रखो, ठीक है ना। चलो अपने अपने बुक में ध्यान दो, अपने अपने पीडीएफ्स में ध्यान दो, ठीक है ना। स्टार्ट करें एनसीईआरटी का था क्लास 12th, ठीक है, पार्ट 2 केमिस्ट्री। हेलो एल्केन हेलो एरीन की हम बात करें, ठीक है ना। अब हेलो एल्केन हेलो एरीन है क्या, तो क्या हो रहा है कि किसी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है कि नहीं, जैसे कि CH4 है, एल्केन में से अगर हाइड्रोजन निकालोगे, हेलोजन जोड़ दोगे तो अल्किल हैलाइड हुआ कर, मिथाइल हैलाइड हुआ करेगा। तो इस क्या अगर जैसे कि कोई भी अगर हेलोजन है, जैसे RH, जैसे CH4 है, CH4 में से H हटाया, X जोड़ा तो CH3X हो गया, मिथाइल हैलाइड हुआ, खत्म काम। ये होता है अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होना। वही बोला रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एलिफेटिक हो मतलब सिंगल चेन वाला हो, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो, उसमें से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अगर हेलोजन एटम आ जा रहा है तो वो क्या हो गया, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन या हेलो एरीन इसी को बोलते हैं, हेलो एल्केन या हेलो एरीन। एरीन मतलब जहां पर एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हेलो एल्केन की हम बात करेंगे। अगर हम हेलो एल्केन की बात करें, देखो हेलो एल्केन में, देखो इधर देख रहे हो, हेलो एल्केन में क्या होता है कि H हटाओ X हटाओ लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हेलोजन एटम होता है एल्किल हैलाइड के अंदर, वो जो हेलोजन एटम होता है वो एक ऐसे कार्बन जुड़ा हो जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि यहाँ पर चार, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ करते हैं। तो 4 स्टेरिक नंबर कितना बैठा, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। तो हेलो एल्किन के केस में हेलोजन एटम जो होता है sp3 कार्बन जुड़ा होता है। हेलो एरीन की केस में अगर हम बात करें, जैसे कि देखो ये बेंजीन होता है कि नहीं। अब बेंजीन पे अगर एक हेलोजन अगर लगा दोगे तो ये हेलोजन एक ऐसे कार्बन जुड़ा होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज हुआ करता है, समझ रहे हो ना। तो ये अलग अलग बातें हो गई। अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, एक थोड़ा सा एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आंसर है बहुत सारे जो हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बहुत क्लिनिकली यूजफुल हुआ करते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर एनसीईआरटी में अगर हम ध्यान से देखें तो दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स। क्या होता है कि जो हेलो एल्केन हेलो एरीन होते हैं बहुत ज़्यादा पोलराइज नहीं हो पाते, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो जो ये मतलब कि पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुल पाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे, क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है ना। पोलराइज जो ज्यादा हो जाता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर कंपाउंड में पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, जैसे कि वाटर में घुल जाते हैं। लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल, इसको याद करना है, मुझे तो रटना है। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल, जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत इफेक्टिव होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो बोलना मत क्लोरमफेनिकॉल टाइफाइड फीवर, क्लोरमफेनिकॉल टाइफाइड फीवर, ठीक है ना। यही क्लोरमफेनिकॉल ना, वो जो एक वो जो सीसी में आता है ना, आँख का एक आता है ना, वो आंख में डालने वाला, वो उस पर साफ साफ लिखा होता है क्लोरमफेनिकॉल, वो भी एक एंटीबायोटिक होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर टाइफाइड फीवर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस द आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी जो होता है वो क्या है, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब हेलोजन है ना इसके अंदर, तो ये भी क्या है, थायरोक्सिन जो होता है। इसकी कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, इसकी कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, ठीक है ना। अच्छा, सिंथेटिक हेलोजन का देखो क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन जो होता है वो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है, दैट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। क्या, मलेरिया। हेलोथेन उसी तरह से दिया हुआ है, तो एंटीसेप्टिक की तरह काम किया जाता है सर्जरी में। सर्जरी में किसकी तरह काम किया, एंटीसेप्टिक की तरह। बहुत सारे फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसिडर्ड पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी। सर्जरी में जो होता है ये यूज किया जाता है बहुत सारे फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। तो 4-5 एप्लीकेशन याद रखना है। सबसे पहला था क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। क्लोरमफेनिकॉल किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है, क्लियर है। उसी तरह था एक तुम्हारा क्या, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड थायरोक्सिन, जिसकी कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। तीसरी क्या था, एक बताओ क्लोरोक्वीन था, क्लोरोक्वीन भी क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक जो मलेरिया के लिए, बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरोक्वीन है, वो भी मलेरिया के लिए होता है। एक होता है हेलोथेन, क्या होता है, हेलोथेन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हेलोथेन के बारे में देखो कहाँ लिखा है, बताओ, नीचे से तीसरा। ये तो फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि सर्जरी, हाँ हेलोथेन जो होता है वो एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता है सर्जरी में। ये हो गया एप्लीकेशन। अब फटाफट देखो यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। भाई एक हेलोजन एटम तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन एटम तो डाई हेलो एल्केन, 3 हेलोजन एटम तो ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है ना। उसी तरह से देखो अगर हम, ये तो हो गया एलिफेटिक कंपाउंड्स में, अब होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, देख रहे हो ना, ये क्लियर हो गया। तो दो ही क्लासेस हैं, एक तो एलिफेटिक का होता है, दूसरा एरोमेटिक का होता है। बस आगे बढ़े। अब देखो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन, मतलब कि जैसे हेलो एल्केन के केस में, हेलो एल्केन केस में हेलोजन जो होता है एक ऐसे कार्बन जुड़ा होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। हेलो एरीन के केस में हेलोजन एक ऐसे कंपाउंड जुड़ा होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो वही सारी बातें हुई हैं। अब देखो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की बात करें, यहाँ पर जो हेलोजन एटम होगा हमेशा, ध्यान से देखो तीनों एग्जांपल्स में
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में जो हेलोजन एटम होता है वो एक ऐसे कार्बन जुड़ा होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। क्लियर है? क्योंकि इसके पास देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा है और स्टेरिक नंबर इसका बैठा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो चाहे ये 1 डिग्री का हो, चाहे 2 डिग्री का हो, चाहे 3 डिग्री का हो, सब में क्या है, वो हेलोजन एटम जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। खत्म। 1 डिग्री का क्यों? क्योंकि हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जो किसी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री क्यों? क्योंकि हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जो किन्हीं 2 कार्बन जुड़ा हो। 3 डिग्री क्यों? क्योंकि हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जो किन्हीं 3 कार्बन जुड़ा हो, क्योंकि ये 3 डिग्री का कार्बन है, ये 2 डिग्री का कार्बन है, ये 1 डिग्री का कार्बन है। क्लियर है? उसी तरह होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइल मतलब डबल से नेक्स्ट, हमेशा याद रखना। एलाइल मतलब डबल से नेक्स्ट। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो ठीक है ना। तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है? डबल से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है? एलाइलिक। डबली बॉन्डेड कार्बन क्या होता है? विनाइलिक। डबली बॉन्डेड कार्बन क्या होता है? विनाइलिक। डबल से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है? एलाइलिक। क्लियर है? अब देखो यहाँ ये वाला कंपाउंड देखो ध्यान से, एग्जांपल देखो। तो देखो यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्ड है, ये जो रेड कलर का डबल बॉन्डेड है। इसके बाद बाजू वाला कार्बन जो होता है वो CH2, उसके जुड़ा हुआ है X। तो ये वाला CH2 मतलब C जो है वो कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होगा? एलाइलिक कार्बन होगा। उससे जुड़ा हुआ हेलोजन जो होता है इस तरह जुड़ा होता है, एलाइलिक कंपाउंड्स हैं, एलाइलिक हैलाइड्स हैं। उसी तरह से बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड्स। मतलब ये बेंजीन रिंग पे होगा, लेकिन हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, वो एक ऐसे कार्बन से जो अटैच होगा जो बेंजीन से नेक्स्ट हो, जो बेंजीन से नेक्स्ट हो। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर हेलोजन एटम जुड़ा होता, मतलब हेलोजन एटम जो होता है sp2 कार्बन जुड़ा है, जो कि ऐसा यहाँ पर नहीं है। बेंजाइलिक में sp3 कार्बन ही होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, these are the compound in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to the benzene ring। मतलब बेंजीन रिंग से अटैच्ड ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसी से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। ये क्या है? बेंजाइलिक। क्या है? बेंजाइलिक। क्लियर है ना? अब देखो ये 1 डिग्री का बेंजाइलिक है, ये क्या है? 1 डिग्री का बेंजाइलिक है। अब बेंजाइलिक हैलाइड होना चाहिए, 1 डिग्री का हो, चाहे 2 डिग्री का हो, चाहे 3 डिग्री का हो। देखो अगले वाले एग्जांपल में देखो, 2 तो R' और R" जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो हेलोजन एटम है एक ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये 3 डिग्री का हो गया। अरे बोलो, और एक भी R' की बजाय अगर H हो गया होता तो वो 2 डिग्री का हो जाता है। बोलो कोई डाउट है? आगे अब एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन जो होता है, मतलब हेलोजन एटम में एक ऐसे कार्बन जुड़ा हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे विनाइलिक हैलाइड्स में डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या कहते हैं? विनाइल हैलाइड। डबल से नेक्स्ट वाले को क्या कहते हैं? एलाइल हैलाइड। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पर हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है? विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पर हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है? विनाइलिक से। उसी तरह एराइल हैलाइड क्या होता है? जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड। एराइल हैलाइड क्या होता है? जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, सब क्या है? एलाइलिक हैलाइड्स हैं। नॉमेनक्लेचर तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, कॉमन IUPAC, ठीक है ना? दोनों का देख लेना अच्छे से, नॉमेनक्लेचर में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब नॉमेनक्लेचर में कुछ देखो ना देखो, ये जो टेबल है जरूर देख लेना, ये जो टेबल है ये जरूर देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ CH बॉन्ड। भाई कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है ना, ठीक है ना? पेज नंबर इस पे आओ 293 पे, ठीक है ना? तो हेलोजन देखो, कार्बन और हेलोजन आपस में कनेक्टेड है कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? कार्बन और हेलोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन और हेलोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? हेलोजन। हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, भाई एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से बना है ना, तो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ खींचेगा? हेलोजन की तरफ खींचेगा। हेलोजन की तरफ खींचेगा तो इस पे ज्यादा डेल माइनस आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा आएगा। समझ लो ना? ये क्यों हुआ? क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, कंप्लीटली पोलर होते हैं तो प्लस और माइनस लग जाता है, जैसे Na+Cl-, लेकिन यहां पर क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है और उसमें पोलराइजेशन आ रहा है, तो इसलिए प्लस और माइनस लग रहा है इसी। अच्छा सुनो, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में अगर पोलराइजेशन आता है, हल्का सा पॉजिटिव या हल्का सा नेगेटिव, तो वहां पर किसका प्रोडक्शन होता है? डाइपोल मोमेंट आता है पिक्चर में। वहां पे क्या आता है? डाइपोल मोमेंट। किसी आयनिक कंपाउंड में अगर कोवेलेंसी घुस जा रही है, किसी आयनिक कंपाउंड में अगर कोवेलेंसी घुस जा रही है, तो उस फेनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन, गिवन बाय फजान्स रूल। तो वही बोलते हैं ना, नो कंपाउंड इज कंप्लीटली कोवेलेंट एंड नो कंपाउंड इज कंप्लीटली आयनिक। क्लियर है? अब उसे देखो, CX बॉन्ड है तो X पे माइनस आया, C पे प्लस आया। पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं, मतलब कि फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक जाते हैं, तो हेलोजन एटम का साइज क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। अरे बोलो, बढ़ता चला जाता है। तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड, कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड, क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जा रहा है? क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो जल्दी कौन टूटेगा? कार्बन और आयोडीन वाला बॉन्ड, वो जल्दी टूट जाएगा। और ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कौन होगा? कार्बन और फ्लोरीन वाला बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब जब यहाँ तक क्लियर है तो एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, ध्यान से देखो। CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I,
ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ देखो दिया है 139, 139, 178, 193, 214। क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ते चला जा रहा है ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। उसी तरह बॉन्ड इंथैल्पीज, क्या बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा, क्या बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो क्या बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कम होती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। देखो ना, सबसे पहले 452, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हो गया। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर थोड़ा सा अलग है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर थोड़ा सा अलग है, ये रेगुलर ट्रेंड नहीं फॉलो करता है। तो सबसे अच्छा होगा CH3Cl का, उसके बाद आएगा CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I। टू द पॉइंट बात करना है। डाइपोल मोमेंट एक्सेप्शन है, क्लोरीन का पहले आ रहा है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, याद रहेगा। CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I, खत्म। उसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, भैया अल्कोहल से बना दो, ROH में HCl, ZnCl2 डाल दो, इनको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl, ZnCl2 आपस में मिला के क्या बोल देते हैं? ल्यूकास रिएजेंट, याद है ना, ल्यूकास रिएजेंट। ROH में जब HCl, ZnCl2 डालो तो देखो OH हटा Cl लगा, OH हटा Cl लगा, ठीक है ना, RCl बन गया। उसी तरह से देखो NaBr H2SO4 से भी रिएक्शन किया, NaBr H2SO4 से भी रिएक्शन किया, तो H2SO4 का H2SO4 किस में टूटा है? H+ और HSO4 माइनस में, बोलो H+ और HSO4 माइनस में। और NaBr किस में टूटा? Na+ और Br माइनस में। तो इसका जो Na+ है इसके HSO5 माइनस से रिएक्ट करके क्या बना लिया? NaHSO4, NaHSO4। और बचा क्या? H+ बचा और Br माइनस बचा, है कि नहीं? तो H+ एल्कोहल के OH माइनस को खा जाएगा और वाटर बना लेगा, और Br माइनस जो होता है R+ के साथ जाके लग जाएगा और RBr बन जाएगा, ठीक है ना। तो ROH पे HCl, ZnCl2 डाले, ROH पे NaOH और H2SO4 डाले, सॉरी NaBr और H2SO4 डाले। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, PCl3 PCl5, PCl3 PCl5 बेस्ट क्लोरिनेटिंग एजेंट, बेस्ट हेलोजेनेटिंग एजेंट होते हैं, अच्छे होते हैं। इससे भी अच्छा कौन सा होता है? SOCl2 होता है, बताए थे ना, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, SOCl2, उसको हम डार्जन प्रोसीजर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो ना, एल्कोहल में देखो PCl3 कराए तो RCl बन गया, एल्कोहल में PCl5 करा तो भी RCl ही बनेगा, तो भी RCl बनेगा। याद रखना, PCl5 के केस में यहाँ पर बाई प्रोडक्ट POCl3 बन रहा है, और PCl3 के केस में H3PO3 बन रहा है। ये कैसे बन रहा है पता है? इसका मैकेनिज्म देखो, दिखा दे रहे हैं। देखो मैकेनिज्म अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो ना, अगर यहाँ पर ROH है, इस पे अगर PCl3 रिएक्ट कर रहा है तो 3 क्लोरीन है ना PCl3 में, तो उसके लिए 3 क्लोरीन है, तो उसके लिए 3 ठो क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 3 RCl बन गया। अब यहाँ पर एक फॉस्फोरस है और 3 OH ग्रुप है, एक फॉस्फोरस 3 OH ग्रुप, POH होल थ्राइस। लेकिन ये इसको ऐसे ना लिख के हम लिखते हैं H3PO3, POH होल थ्राइस को क्या लिख देते हैं? H3PO3। यहाँ तो कोई डाउट? ये वाला कर लोगे ना। जब कभी भी PCl3 से रिएक्शन कराना तो अल्कोहल को 3 मोल ले लेना, क्योंकि क्लोरीन PCl3 में 3 है, तो 3 क्लोरीन 3 एल्किल ग्रुप से रिएक्ट करके 3 एल्किल हैलाइड बना लेगा। फिर बचा एक फॉस्फोरस बचा इधर, PCl3 का एक फॉस्फोरस, और इधर 3 OH है, तो POH होल थ्राइस, इसको हम बोलते हैं H3PO3, इसको बोलते हैं H3PO3, खत्म। उसी तरह से देखो अब एक और है, इसमें देखो PCl5 से रिएक्शन करा रहा है ना, PCl5 से जब रिएक्शन करा रहा है तो देखो एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल में जब PCl5 से रिएक्शन का, इसमें 3-5 नहीं, कुछ नहीं करना है। तो ROH में जब PCl5 रिएक्शन होगा तो RCl बना लेगा, और क्या बना लेगा? अब देखो RCl POCl3 बना लेगा और HCl बना लेगा, ठीक है। अब देखो ये जैसे ध्यान से देखो कि ROH है कि नहीं। अब इसमें PCl5 जब रिएक्शन करोगे तो देखो PCl3 इसके पास चला जाएगा, सॉरी Cl इसके पास चला जाएगा, Cl इसके पास चला जाएगा, 2 क्लोरीन खत्म। अब POCl3 बचा तो PCl3 बचा तो PCl3 यहाँ लगा दो, तो PCl3 O के साथ POCl3 बना लिया, RCl अलग बन गया और HCl अलग बन गया, समझ रहे हो? हाँ, तो ये PCl3 PCl5 वाला याद रखना। अब नेक्स्ट दिया हुआ देखो रेड P, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड P और हेलोजन, रेड P और हेलोजन, जहां पर X की जगह केवल Br और I ही लग सकता है, X की जगह क्या लग सकता है? Br और I। तो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में अगर हेलोजन की रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल से क्या बना लोगे? एल्किल हैलाइड। रेड P और X2 लगाना है, रेड P और X2 लगाना है, वेयर X बराबर Br2 और I। उसी तरह SOCl2 का रिएक्शन ये बेस्ट हुआ करता है, ठीक है ना। ROH SOCl2 से रिएक्शन कर रहा है और RCl बना ले रहा है, क्या बना ले रहा है? RCl SO2 और HCl अलग निकाल दे रहा है। चलो इधर देखो, फटाफट रिवीजन करो। सबसे पहले ROH एल्कोहल HCl ZnCl2 रिएक्शन किया, इसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, HCl ZnCl2, तो RCl बना लेता था और H2 बना लेता था। फिर ROH जो होता है, मान लो PCl3 से रिएक्शन किया,
PCl3 से रिएक्शन किया तो उसके लिए 3 मोल ऑफ ROH लेते थे, तो RCl बना लेते थे और H3PO3। फिर ROH PCl5 से रिएक्शन कर रहा था, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। फिर ROH SOCl2 से रिएक्शन कर रहा है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। और एक और था ना, ROH जो होता है NaBr H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, NaBr H2SO4। तो H2SO4 का HSO4 माइनस, NaBr का Na प्लस, आपस में रेट किया, NaHSO4 बना लिया और RBr बना और H2O बना। खत्म, प्रिपरेशन खत्म। उसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो जब बेटा हाइड्रोकार्बन में कुछ नहीं करना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है ना। तो फ्री रेडिकल कब बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज कम हो, जब सनलाइट हो, H आया, ठीक है ना। तो हेलो देखो यहाँ पर नीचे एग्जांपल में हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्केन आ गया सिंपल, यहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ब्यूटेन में अगर Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट ले आ दिए, हीट कर दिए, तो क्या बना, क्या बना, 1 डिग्री का भी बन गया, 2 डिग्री का बन गया, फ्री रेडिकली टूटा है, प्लस माइनस में नहीं टूटा, इस बार फ्री रेडिकली टूटा है, ठीक है ना। तो क्लोरीन जो होता है 1 डिग्री पे लग सकता है, क्लोरीन 2 डिग्री पे भी लग सकता है, क्लियर है। अच्छा, अब फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स पे तो वही जितने भी एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं उसपे ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता था, बोलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ही जाकर उस पर अटैक करेगा, तो एडिशन रिएक्शन है ना। तो जैसे मार्कोनिकॉफ एंटी और मार्कोनिकॉफ पढ़े हो, पहला अटैक एक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, मतलब H प्लस का होगा। तो देखो C डबल बॉन्ड C तोड़ा, तो एक पे आया प्लस, दूसरे पे आया माइनस, और ये HX का H प्लस आया किस पे, माइनस पे। HX का H प्लस किस पे आ गया, माइनस पे। HX का H प्लस किस पे आ गया, माइनस पे। तो H प्लस यहाँ तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटायन जब भी फॉर्म होता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पर देखो इस तरह से तुम्हारा क्या बन गया, हेलोजन कंपाउंड एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ रूल, जिसके वो डबली बॉन्डेड कार्बन जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, उसी पे जाकर हेलोजन लगता है। तो देखो यहाँ पे देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में बता दिया, प्रोप 1 इन में जब HI का रिएक्शन किया गया तो क्या बना, मेजर कौन सा बना, जब आयोडीन जो होता है वो उस वाले कार्बन लगा जिसका हाइड्रोजन की संख्या कम है, क्लियर है, वो मेजर प्रोडक्ट बना। माइनर भी बनता है, उसको भी लिख सकते हो, लेकिन मेजर तो ही बना, ठीक है ना। उसी तरह से एडिशन ऑफ हेलोजन, याद करो पढ़ाए थे अनसेचुरेशन टेस्ट, कि कोई भी कंपाउंड अनसेचुरेटेड कैसे पता चलेगा, Br2CCl4 उसमें डाल दो, Br2 ब्राउन कलर होता है और उसमें जाते ही कलरलेस हो जाएगा, याद है। तो देखो Br2CCl4 गया तो विक डाइब्रोमाइड बन गया, मतलब कि दोनों कार्बन पे एक Br लग गया, ठीक है ना। क्या बन गया, विक डाइब्रोमाइड बन गया। आगे बताएं, अब यहां तक तो ये भूलना मत, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है एडिशन ऑफ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। एल्कीन में जब कभी भी Br2CCl4 रिएक्शन कराओगे तो Br2 होता है ब्राउन रेड कलर, जो कि बाद में जाकर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब पुड़िया में पहले से कौन सा प्रेजेंट था, एल्कीन प्रेजेंट था, डबली बॉन्डेड था, खत्म। अब हेलोजन एक्सचेंज क्या होता है, हेलोजन कुछ नहीं, सिंपल है, जैसे RX है, जैसे ये फ्रिंकिल्सिन रिएक्शन है, फ्रिंकिल्सिन में RX NaI से रिएक्शन किया तो NaX बना लिया और RI बना लिया। जब कभी भी एल्किल आयोडाइड का रिएक्शन कराओगे ना, एल्किल आयोडाइड बनाओगे तो मतलब वो फ्रिंकिल्सिन रिएक्शन है। जब कभी भी एल्किल फ्लोराइड बनाओगे तो वो क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है, उसमें AgF यूज कर देते हैं। यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, NaI, यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, NaI। याद रखना RX में X की जगह केवल Cl और Br ही है, F नहीं है, Cl और Br ही है और F नहीं है, याद रहेगा। तो एल्किल आयोडाइड में NaI का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रिंकिल्सिन रिएक्शन, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। और उसी तरह से अगर AgF सिल्वर फ्लोराइड का अगर रिएक्शन कराते हो एल्किल हैलाइड में, तो वहाँ क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है, देखो यहाँ पर रिएक्शन देखो दिया है, CH3Br में जब AgF का रिएक्शन कराओगे, ठीक है ना, AgF का करा दो, Hg2F2 का करा दो, CaOF2 का करा दो, SbF3 का करा दो, तो यहाँ पर Br एक्सचेंज होगा किससे, फ्लोरीन से, CH3 बनाया, AgBr बनाया। इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्लियर है ना। तो बहुत सारे रिएक्शंस तुम पता कर लिए कि एल्किल हैलाइड बनते कैसे हैं। उसी तरह हेलो एरीन कैसे बनता है, हेलो एरीन में कुछ नहीं भैया, अब सब कुछ पढ़ा दिए, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितने भी बेंजीन रिंग होते हैं उनमें ESR होता है। तो देखो टॉल्यून है ना, ये टॉल्यून में CH3 जो होता है वो प्लस H होता है, हाइपर कंजुगेटिंग H है ना, तो प्लस H है तो माइनस ऑर्थो और पैरा उतारेगा, प्लस H है तो ऑर्थो और पैरा भी माइनस उतारेगा ना भाई, अरे बोलो। तो भैया हम सीधी सी बात है कि माइनस ऑर्थो पे ही आएगा और पैरा पे आएगा, मतलब आने वाला प्रोडक्ट जो है वो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो Fe डार्क है, X2Fe डार्क है, X2Fe डार्क है, अरे Fe जो होता है वो X2 के साथ रिएक्ट करके FeX3 टाइप का बना लिया होगा, जो कि एक लुईस एसिड होता है, तो वो X प्लस जनरेट करेगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल याद करो, तभी तो सब्स्टिट्यूट करेगा H प्लस को। तो किसी जैसे NO2 प्लस था तो NO2 प्लस H प्लस को रिप्लेस कर रहा था, वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे यहाँ पर किसका रिएक्शन, X प्लस को जनरेट किया गया, किसको, H प्लस को, X प्लस को, किसको, X प्लस को, तो H प्लस हटा X प्लस गया, तो ये क्या है, ऑर्थो या पैरा बनेगा, ठीक है ना।
तो देखो लिखा है द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। ये भूलना मत, यहाँ पर जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना है इनमें मेल्टिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए इनको हम आराम से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यही हम X2 की जगह I2 ले लेते, तब I2 लेते तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता, मतलब फेवरेबल प्रोडक्ट नहीं बन पाता। देखो यहाँ लिखा है रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो I2 जब भी लोगे तो उसके साथ साथ क्या लेना पड़ेगा, HNO3 HiO4 टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडीनेशन। क्या होता है, आयोडीनेशन के दौरान जो HI बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, उसको फिर ये ऑक्सीडाइज करके I2 बना ले, फिर जाके उससे रिएक्ट कर जाए। तो मतलब कि हमेशा X2 की जगह I2 नहीं लेना है, अगर I2 लिए तो साथ में HiO3 लेना पड़ेगा, HiO3 लेना पड़ेगा, सो दैट जो HI एज अ बाई प्रोडक्ट बना उसको भी आयोडाइज ऑक्सीडाइज कर दे। वो समझ रहे हो ना। तो ये बात मतलब जब कभी टॉलिन में H2Fe का रिएक्शन होता है तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो पे लग सकता है तुम्हारा हेलोजन या पैरा पे लग सकता है हेलोजन। अमाइन सैंडबेग रिएक्शन भूलना मत, नेम रिएक्शन आ गया, भूलना ही नहीं है। सैंडबेग रिएक्शन कुछ नहीं होता है एनिलीन पे, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे NH2 लगा है, एनिलीन पे जब कभी भी NaNO2HCl यूज करोगे, NaNO2HCl, NaNO2HCl बहुत ही ठंड मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो NaNO2HCl यूज किया, अरे बोलो, तो NaCl आपस में रिएक्ट कर गए, NaCl बना लिए और बचा क्या फाइनली HNO2, क्या बचा HNO2, ठीक है ना, क्या बचा HNO2। अब इसके साथ साथ HNO2 बचा ना, HNO2 बचा, ठीक है। इसका जब भी रिएक्शन होता है अल्टीमेटली तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, N2+Cl-, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बोला, इन जनरल की बात हो रही है। अब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड एक बार बन गया ना तो उससे कुछ भी बना सकते हो, मैं बताया था, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट जिससे आप कुछ भी बना सकते हो, तो कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ करता है। तो आज के बाद नहीं बोलोगे क्या, सैंडबेग रिएक्शन, सैंडबेग रिएक्शन क्या होता है, एनिलीन पे जब कभी भी NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन होगी तो बेंजीन पे N2+Cl-, खत्म। अब N2+Cl- में देखो फिर आगे Cu2X2 से रिएक्शन कराया, किससे कराया, Cu2X2 से, तो देखो कुछ नहीं है, N2 हटा दो, X हटा दो, सीधे X लगा दो, X लगा दो, खत्म, एराइल हैलाइड बन गया। अब देखो मान लो इसी N2+X- में Ki का रिएक्शन हो गया, तो फिर वही है, N2 हटाओ, X हटाओ, I लगाओ, I2 बेंजीन बन गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसी तरह देखो लिखा है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर हो गया। सैंडबेग रिएक्शन क्या, एनिलीन पे, बोलो बोलो, एनिलीन पे NaNO2HCl यूज किया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब एक बार बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया तो कुछ भी बना सकते हो, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर तुम क्या डाल दो, Cu2X2 डाल दो तो X लग जाएगा, N2 हटा X हटा, Ki डाल दो तो I लग जाएगा, N2 हटा X हटा। बेंजीन डाइजोनियम, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन सुन लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में N2+X- में अगर H3PO2 डाल देते हो तो याद करो डायरेक्ट बेंजीन बन जाता है, डायरेक्ट बेंजीन बन जाता है, सब हट जाता है, बताए तो थे। फेनॉल में जिंक डस्ट डाल देते तो डायरेक्ट बेंजीन बन जाता है, उसी तरह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में H3PO2 डाल दो और हीट कर दो तो डायरेक्ट बेंजीन बन जाता है, भूलोगे नहीं ना, पक्का। अब हाँ H3PO2 से हीट कर दोगे तो। अब सुनो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है भैया, हर एक जो भी कंपाउंड होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले तुम प्रिपरेशन पढ़ लिए कि कैसे बना, अब उसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन सारे पढ़ोगे, और तुम पता ही है कि हेलो एल्किन हेलोजन में SN1 SN2 ही चलता है, SN1 SN2 ही चलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो कुछ नहीं है, इसमें देखो क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, देखो एक ग्राफ देख रहे हो तुम, मेथाइल हैलाइड, एथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड दिया है, मेथाइल हैलाइड, एथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड। ध्यान से देखो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चला जा रहा है, तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के साथ वंडर वॉल फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है ना, कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है ना। एक और पैटर्न यहां पर देखो ध्यान से दिखा है, फॉर द सेम एल्किल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्किल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ Ri, Rbr, Rcl, Rf। जैसे मान लो CH3I है, CH3Br है, CH3Cl है और CH3F है और CH3F है, ठीक है ना। तो CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F। अब इसमें हमको क्या दिखाना है, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिखाना है ना। तो सबसे अच्छा कौन हो गया, आयोडीन वाला हो गया, फिर ब्रोमीन वाला, फिर क्लोरीन वाला, फिर फ्लोरीन वाला,
बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा तो अट्रैक्शन गेट्स, दिखा ना, द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। भैया साइज बढ़ा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, खत्म। अब इसके बाद जो होता है देखो, ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है, भूलना मत। बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट प्रोपोर्शनल टू वन डर वाल फोर्स, बट बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग के साथ साथ सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब कि अगर नॉर्मल वाला है, आइसो वाला है, नियो वाला है, तो नियो वाला ज़्यादा ब्रांच है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, फिर उससे ज़्यादा आइसो, फिर उससे ज़्यादा नॉर्मल का। देखो यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ, देखो ना, बॉइलिंग पॉइंट 375, 364, 346 कम होते जा रहा है ब्रांचिंग के साथ साथ। उसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो देखो यहाँ पर देखो हेलो एरीन में देख रहे हो, देखो ना, ये देखो CL लगा है, CL लगा है, CL सब में देखो उतना ही क्लोरीन है। एक में ऑर्थो 1,2 है, एक में 1,3 है, दूसरे में 1,4 है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो 453, 446, 448। क्या हो रहा है? ऑर्डर को अरेंज है? नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट ये भी अरेंज नहीं है, नहीं अरेंज है ना। तो देखो साफ साफ लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम, लगभग सेम ही होते हैं आपस में। किसका बॉइलिंग पॉइंट? जी, ये सब आपस में एक दूसरे के क्या है देखा जाए तो पोजीशन आइसोमर्स है कि नहीं। कोई 1,2 पे लगा है, 1,3 पे लगा है, 1,4 पे लगा है, तो इनका जो आइसोमर्स होते हैं ये जो ना पोजीशन आइसोमर्स, और ये डाई हेलो बेंजीन है, डाई हेलो बेंजीन है, इनका लगभग सेम ही होता है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट अगर देखें, हाउएवर द पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग एज कम्पेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा। साफ साफ लिखा है, पैरा आइसोमर का ज़्यादा होता है मेल्टिंग इन कंपेरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा। इट इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू पैकेजिंग। तो पैरा वाला क्या है, वो ज्यादा पैक्ड हो जाएगा ना, और ऑर्थो और मेटा वाले जैसे लटके रहेंगे तो ज्यादा उनके लिए स्पेस हो जाएगा उनके बीच में। लेकिन पैरा वाला क्या होता है, सिमेट्रिक अरेंजमेंट हो जाता है, तो पैकिंग अच्छी हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट पैरा की अच्छी हो जाती है। बोलो क्लियर है? तो वो क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। देखो ना, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें सबसे अच्छा किसका है? पैरा का है। देखो 323 है कि नहीं? अरे बोलो, तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसको मतलब जो लिखा है उसको ध्यान दो बस उसी पे। अब उसी तरह डेंसिटी क्या होता है, लिखा ब्रोमो आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर। फ्लोरो नहीं बोला है, फ्लोरो नहीं बोला है, क्या बोला है? ब्रोमो, क्लोरो भी नहीं बोला है। ब्रोमो आइडो हो और क्लोरीन के केस में पॉलीक्लोरो अगर हो तो उनका हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव हो तो उनका जो होता है डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा भारी होते हैं वाटर के केस में, ठीक है ना। जैसे इधर देख, फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, ठीक है ना। तो ब्रोमो और वाटर का कंपैरिजन कर रहा है। वाटर से ज़्यादा भारी कौन है? वाटर से ज़्यादा भारी कौन है? ब्रोमो और आइडो, और क्लोरीन के केस में पॉलीक्लोरो होने चाहिए, लेकिन फ्लोरो नहीं है वाटर से ज़्यादा भारी, ठीक है ना। अब देखो डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्लोरीन का दिया हुआ है, ब्रोमीन का दिया हुआ है, आयोडीन का दिया हुआ है। डेंसिटी देखो बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है ना। अरे बोलो, अब यहाँ देखो ये पॉलीक्लोरो कंपाउंड है, देखो CH2Cl2 CHCl3 CCl4। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CCl4 को क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इनकी डेंसिटी देखो, Cl2 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, Cl की वैल्यू वैसे वैसे क्या हो रहा है, डेंसिटी भी बढ़ता चला जा रहा है। बोलो कोई डाउट? सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में कम घुलते हैं यार, ये एकदम कंप्लीटली पोलर थोड़ी ना है, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। देखो हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। अगर हेलो एल्केन को पानी में घोलना भी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइट। मतलब क्या, C और X के बीच का अट्रैक्शन कम करो और इनके और वाटर के बीच का प्रेम बढ़ा दो, इसके लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत ही लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। अरे बोलो, हाउएवर हेलो एल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वो तो नॉन पोलर हो जाएंगे, तो उनमें जो होते हैं वो डिसॉल्व होने चाहेंगे, ठीक है ना। अरे बोलो, ये रखना। अब इसके बाद क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। सुनो, अगर हेलो एल्केन और हेलोरीन की बात करें तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर जो होता है रिएक्शंस मोस्टली जो होता है वो देखो 3 प्रकार का दिया हुआ है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 पढ़ो गई, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा जो होता है रिएक्शन विद मेटल्स। क्या? रिएक्शन विद मेटल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा SN1 के मैकेनिज्म के थ्रू, SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है ना। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया, एल्किल हैलाइड से रिएक्ट किया, तो देखो ना न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ भी गया और यहाँ पर जो X माइनस है वो निकल गया, तो एक माइनस दूसरे माइनस को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दिस इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है ना। अब देखो न्यूक्लियोफाइल बहुत सारे, देखो यहाँ पे RS NU- RNU + X-, देखो ये टेबल दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक का, न्यूक्लियोफाइल का। जैसे NaOH अगर रिएजेंट है, ये याद करना पड़ेगा, NaOH है तो क्या न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, OH-। H2O हो तो क्या है, H2O ही कंप्लीट जाके लगेगा, याद करो, H2O ही अपने लोन पेयर के थ्रू जाके जो बॉन्ड बना रहा था, वो टूटता नहीं H+OH- में, फिर बाद में वो बात अलग है, H+ निकल जाता था अनस्टेबिलिटी के कारण, ठीक है ना। तो याद है ना, NaOH के केस में या KOH के केस में OH-, H2O के केस में H2O, NaOR के केस में RO-, क्योंकि Na+ में टूटेगा, RO- में टूटेगा, Na के केस में I-, NH3 पूरा अपने लोन पेयर के थ्रू जाके जुड़ जाएगा, अरे बोलो, RnH2 भी एज इट इज जुड़ जाएगा, जितने भी अमाइन वाले ग्रुप होंगे वो जाके ऐसे ही एज इट इज जुड़ जाएंगे। KCN के केस में एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, कार्बन भी डोनर है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू डोनर है, ठीक है ना, तो ये एक एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे। AgCN याद करो, ठीक है ना। अब उसी तरह KNO2, AgNO2, RCOOAg जनरेट हो गया। LiAlH4 जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है, यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है वो H- निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। LiAlH4 से जब टूटता है ना तो वो क्या निकलता है, H- निकलता है, बोलना नहीं है ना, H+ नहीं, H-, ठीक है ना, तभी तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा ना। और ये देखो क्या है, Rm दिया हुआ है, Rm, जैसे कि CH3Na मान लो, CH3Mg मान लो, तो Mg+ और CH3-, तो R- आया ना, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया, ठीक है ना। उसी तरह सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, भाई OH- जाके लग जाएगा तो ROH बन जाएगा, H2O भी जाके लगता है तो क्या बनता है, RH2O तो बनेगा, लेकिन H निकल जाता है तो ROH ही बनेगा, RO- जाके लगेगा R+ पे तो ROR, RI, RnH2, ये सब समझ रहे हो ना। याद रखना, AgCN जब जाता है और CN जाता है तो अलग अलग बात हो गई। देखो इधर देखो, CN- कैसे जनरेट होगा भाई, किस, ये आयनिक कंपाउंड है तभी तो K+ और CN-, जैसे KCN हो गया तो K+ और CN-, है कि नहीं, तो वहाँ पे नॉर्मल साइनाइड बनेगा। लेकिन जब AgCN चला जाएगा तो AgCN बताया था ना, AgCN तो भैया वो कंप्लीटली कोलेंट होता है, मतलब आयनिक तो होता नहीं, तो Ag+CN- से टूटेगा नहीं, तो वो अपने N के थ्रू जाकर लिंक होगा, तो आइसोसाइनाइड बनता है। KCN के केस में साइनाइड बनता है और AgCN के केस में आइसोसाइनाइड बनता है। उसी तरीके से देखो, KNO2 और AgNO2 है, तो KNO2 जो होता है वो पोलराइज हो जाएगा, आयनिक है, K+ और NO2- में, तो नाइट्रो एल्किन बनता था RNO2। लेकिन जब AgNO2 की बात करो तो Ag और NO2 के बीच का बॉन्ड जो होता है वो नहीं टूट पाता है, क्योंकि कोलेंट है, कोलेंट है तो अपने ये किससे जुड़ेगा, N से जुड़ेगा, अपने ये N से जुड़ेगा। तो याद रखना, जब KNO2 का रिएक्शन होगा, जब KNO2 का रिएक्शन होगा तो एल्किल नाइट्राइड बनता है RONO, जब AgNO2 का रिएक्शन होगा तो नाइट्रो एल्किन बन जाएगा, क्योंकि अपने देखो ना, AgNO2 के केस में, AgNO2 के केस में, AgNO2 के केस में देखो ये है कि नहीं AgNO2 का स्ट्रक्चर, बोलो। अब AgNO2 के केस में Ag और O के बीच का बॉन्ड तो टूट नहीं पाएगा, तो ये जो नाइट्रोजन अपने लोन पे के थ्रू जाकर R+ पे लग जाएगा और Ag बाद में निकल जाएगा। तो फाइनली इस R+ पे कौन जुड़ा, ये नाइट्रोजन जुड़ा ना, अरे बोलो, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। देखो RNO2, देखो यहाँ पर R जो है नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज है, लेकिन यहाँ पर जो है KNO2 के केस में ऑक्सीजन के थ्रू लिंक है R से, तो वो क्या है, एल्किल नाइट्राइट है, और दूसरा वाला क्या है, नाइट्रो एल्केन है। उसी तरह से RCOOAg, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, एसिड के साथ सिल्वर साल्ट बनाया, तो RCOOAg से RCOO- जनरेट हुआ और R+ के साथ जाके ईस्टर बना लेगा, सिंपल सी बात है। उसी तरह LiLH4 जो होता है H- देता था, तो R+ के साथ क्या बना लेगा, RH। उसी तरह से Rm जो होता है R- जनरेट करता था, तो RR-, जैसे वोट डायरेक्शन में पढ़ते हो ना, वोट डायरेक्शन में, ठीक है। अब कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, वो क्या होता है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, मतलब दो डोनर साइट होता है, तो कभी कार्बन तो कभी नाइट्रोजन, कभी कार्बन तो कभी नाइट्रोजन, कभी कार्बन के थ्रू लिंक हो गया, कभी नाइट्रोजन के थ्रू लिंक हो गया। कार्बन के थ्रू लिंक कब होगा, जब आयनिक कंपाउंड होगा। नाइट्रोजन के थ्रू कब लिंक होगा, जब कोवेलेंट कंपाउंड होगा, जैसे AgCN। अरे बोलो, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा है, हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्किल साइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट, व्हाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट, व्हाई, क्यों, अब बता लोगे। क्योंकि KCN जो होता है आयनिक होता है, K+CN- से टूट गया, C जो होता है माइनस जो होता है वो जाके लिंक कर गया, लेकिन AgCN चूंकि कोलेंट होता है तो Ag और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता नहीं, तो नाइट्रोजन जो होता है वो जाकर जो होता है एल्किल पार्ट से लग जाता है, तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। अरे बोलो, तो यही सारी बातें हैं, खत्म कर दिया है। उसी तरह मैकेनिज्म देखो दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, एक पढ़ा चुके हैं सब, SN1 SN2 मैकेनिज्म में, फिर भी देख लो, दो टाइप के मैकेनिज्म होता है, SN1 SN2। SN1 क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, SN2 क्या होता है, बाइमोलिकुलर। SN1 जो होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, SN2 क्या होता है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है। SN1 2 स्टेप हुआ करता है, 2 स्टेप हुआ करता है ना,
टू स्टेप हुआ करता है। टू स्टेप रिएक्शन होता है तो जो पहला वाला स्टेप होता है वो स्लो होता है, दूसरा वाला फास्ट होता है। तो पहला वाला स्टेप जो होता है SN1 के केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे केमिकल काइनेटिक्स वाला अगर पढ़ के आओ तो वहां पर जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे, पहले वाले स्टेप का ही रिएक्टेंट लिखोगे। बोलो SN1 क्या होता है, टू स्टेप हुआ करता है लेकिन यूनिमोलिकुलर हुआ करता है, यूनिमोलिकुलर हुआ करता है। SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, जबकि SN2 में हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। और बोलो अच्छा SN2 की बात करें तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। तो ये वन स्टेप रिएक्शन है, यहीं पे वाल्टन इन्वर्जन होता था। बोलो वाल्टन इन्वर्जन यही होता ना, वो अम्ब्रेला पलट जाता था। देखो यहाँ पर CH3Cl है, उस पर OH माइनस आके लगा है। अच्छा SN1 जो होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता था, और SN2 जो था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। जैसे कि ROH है, अरे बोलो ROH में H है ना, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। बट RO माइनस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक किसमें होता है, SN1 में, और पोलर एप्रोटिक किसमें हो गया, SN2 में। तो देखो SN2 की बात करिए, बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करता है ना, इधर से निकलता भी है Cl माइनस, और इधर से OH माइनस जाके अटैक भी कर लेता है एक साथ। तो बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड बन भी रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो एक ऐसे ये ट्रांजिशन स्टेट ये पूरा वन स्टेप में ही हो रहा है। और यहाँ पे देखो OH लग गया इधर से Cl निकल गया, तो देखो ये क्या इन्वर्ट नहीं हो गया, H पहले इधर था, अब H किधर हो गया, इधर हो गया, तो छाता पलट गया, आंधी में छाता पलट गया। तो इसी को कहते हैं इन्वर्जन, इसी को क्या कहते हैं, इन्वर्जन। याद रखना कि जितना ज्यादा बल्किनेस होगा उतना कम SN2 होगा, जितना कम बल्किनेस होगा उतना आसानी से OH माइनस अप्रोच कर जाएगा पीछे से और लग जाएगा। और SN1 के केस में क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, काम खत्म। देखो आगे बढ़े, कॉन्फ़िगरेशन देखो। इनएंशियोमर तो जानते हो, मिरर इमेजेस एक दूसरे के, बोला नहीं ना, इनएंशियोमर क्या होता है, मिरर इमेजेस। सर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, क्या नॉन। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं, अब तुम कह दो कि सर ये सुपर इम्पोज हो गया, अब ऐसे नहीं करना है सुपर इम्पोज, ऐसे करना है, समझ रहे हो ना, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये तो सुपर इम्पोज हो गया। तो ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे है तो ये इसको ऐसे रखो, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन मिरर इमेजेस है, ये आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर्स है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, खत्म। अब देखो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, देखो ना, ये मेथाइल हैलाइड दिया है, ये 1 डिग्री हैलाइड, आइसोप्रोपाइल और टर्ट ब्यूटाइल दिया हुआ है। तो बताओ SN2 सबसे अच्छा किस में होगा भाई, जिसमें बल्किनेस कम होगा, तो नहीं मेथाइल में पहले होगा, सबसे पहले मेथाइल हैलाइड में होगा। अरे देख रहे हो बुक, न्यूक्लियोफाइल जाके पीछे से अटैक किया, सबसे कम हिंड्रेंस किसको मिला, सबसे कम हिंड्रेंस, तो आंसर मेथाइल हैलाइड को। फिर किसको मिला, 1 डिग्री हैलाइड को, क्योंकि उसमें एक CH3 है। फिर किसमें मिला, 2 डिग्री हैलाइड को, क्योंकि उसमें 2 CH3 है। फिर लास्ट में 3 डिग्री हैलाइड जिसमें 3 CH3 है, समझ रहे हो ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो SN2 का कम हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह SN1 क्या होता है, SN1 जो होता है वो टू स्टेप रिएक्शन हुआ करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, ठीक है। कुछ नहीं देखना, बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, मतलब रेट कांस्टेंट में केवल फर्स्ट स्टेप का ही रिएक्टेंट लिखना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो टर्शरी वाला पहले ले लिया एग्जांपल में, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी सेकेंडरी तो स्टेबल होता ही नहीं है, टर्शरी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ना, ठीक है ना। तो देखो ना CH3 Br है, और उसमें जाकर अटैक कर गया, तो देखो ना सेम साइड से अटैक कर रहा है बेटा। SN2 में पीछे से आकर अटैक कर रहा था, तो वहाँ पे इन्वर्जन हो रहा था। SN1 में सेम साइड, देखो Br हटा, OH लग गया, सिंपल, Br हटा और OH लग गया, क्लियर है। तो देखो 2 स्टेप में होता है। देखो पहला स्टेप क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो Br में हटा, तो देखो यहाँ पे क्या लग गया, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया, और 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ना, किसके थ्रू होता है, 3 ठो इंडक्टिव लगे हैं, तो पॉजिटिव को कम करेंगे। और एक चीज़ और है ध्यान देने वाली बात, हाइपर कंजुगेटिंग H 9 अल्फा H है कि नहीं, तो वैसे भी स्टेबिलिटी बढ़ गई। दूसरी बात, अब यही जो होता है वो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन पे OH माइनस जाके अटैक कर जाएगा, स्टेप 2 फास्ट होता है, फट से OH माइनस जाके अटैक कर जाएगा टर्शरी वाले पे। तो याद रखना SN1 जो होता है उसमें क्या देखा जाता है, SN1 में क्या देखा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN2 में क्या देखा था, बोलो स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो यहाँ पर एक ये देखो सीक्वेंस बनाया, फॉर SN2 रिएक्शन टर्शरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, मेथाइल हैलाइड। तो SN2 के लिए जिसमें कम बल्किनेस, तो मेथाइल हैलाइड सबसे अच्छा, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर टर्शरी हैलाइड। लेकिन फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 में उल्टा हो गया, क्योंकि टर्शरी हैलाइड जो होता है वो 3 डिग्री का कार्बन, और 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल इन कंपैरिजन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, बोलो। तो देखो उल्टा हो गया जस्ट। अब देखो फॉर द सेम रीजन एलाइलिक एंड बेंजालिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो जाता है। देखो SN1 की बात हो रही है, किसकी, SN1। तो एलाइल में देखो डबल से नेक्स्ट है ना कार्बन, उस पे हेलोजन जुड़ा है ना, हेलोजन हटा कार्बन पे प्लस आया, और ये जो प्लस है वो डबल से नेक्स्ट पे प्लस है। तो देखो
पाई सिग्मा पॉजिटिव हो गया, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन बैठ गया, तो क्या ये प्लस जो होता है वो चला जाएगा रेजोनेंस में, तो स्टेबिलिटी तो हो ही गया कार्बोकेटायन की। तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की जब हो रही है तो मतलब वो SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, तो फट से जाकर जो होता है वो लग जाएगा क्या, मतलब अगला जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो एलाइलिक के केस में जैसे होता है वैसे बेंजाइलिक में भी देख लो, बेंजीन से नेक्स्ट वाले कार्बन पे हेलोजन एटम जुड़ा है, तो हेलोजन एटम टूटेगा तो बेंजीन से नेक्स्ट वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, और बेंजीन से नेक्स्ट वाला कार्बन पे प्लस आ गया तो वो रेजोनेंस पे चला जाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि पाई सिग्मा पॉजिटिव, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताओ, प्लस पे चला गया तो कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा थ्रू रेजोनेंस, इसलिए SN1 परफॉर्म हुआ करता है। ठीक है ना। अब वो अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, बता ही चुके हैं, आगे बता देंगे एक बार। ठीक है ना। स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा एक ऐसा कार्बन जो किन्हीं 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन जब भी बनेगा तो डी और एल आइसोमर्स बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लेवियो। जब कभी भी एक ऐसा कायरल कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जब उसका सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हम प्लेन पोलराइज लाइट को, सॉरी उसमें ऑर्डिनरी लाइट को डालेंगे निकल प्रिज्म के थ्रू, तो प्लेन पोलराइज लाइट आ जाएगा। प्लेन पोलराइज लाइट जब उस सॉल्वेंट से पास होगा तो या तो वो सॉल्वेंट उसको मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो लेवी रोटेटरी। जब ये दोनों मिक्सचर इक्वल अमाउंट में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विमोलर मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं? इक्विमोलर मिक्सचर्स। कायरल कार्बन में होता है। किसमें होता है? कायरल कार्बन में होता है। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स उनको बोलते हैं। तो इसी को कहते हैं रेसिमाइजेशन। क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन। क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन। ठीक है ना। अब इसके बाद जो भी बचा है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। बाकी अगला लेक्चर जो होता है कल होगा। थैंक यू सो मच। हो गया।